Hello friends, please like and subscribe our channel to get latest notifications। तो गाइस जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशंस यूनिट, तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में विच इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपली फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कि किसी भी सबस्टांस के सॉलिड और उसके लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम होता है। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट। तो दैट मीन्स कि अगर हम कोई भी सबस्टांस लें तो उस सबस्टांस का हमें देखना है कि वो टेम्परेचर जिस पे कि उसी सबस्टांस के सॉलिड फेज और उसी सबस्टांस की लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर हमें सेम मिलेगा। सो दैट मीन्स temperature at which the solid and the liquid state of the substance have the same vapor pressure is known as freezing temperature or freezing point। तो गाइस जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। कि अगर हम गाइस एक प्योर सॉल्वेंट लें तो उसमें जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उस सॉल्यूशन को जब हमें फ्रीज करना होगा तो फ्रीज करने के लिए हमें उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा, उसकी हमें कूलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सॉल्यूशन बन रहा है अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। क्योंकि उस सॉल्यूशन में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें उस सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा एज कंपैरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट। तो दैट मीन्स जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पे उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर उससे कम होगा। तो जितना ये फ्रीजिंग टेम्परेचर कम होता है सॉल्यूशन का एज कंपैरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट, उसी डिक्रीज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो दैट मीन्स जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये हमें डिफरेंस को बताएगा, डिफरेंस इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर of the pure solvent and the freezing temperature of the solution containing non-volatile solute। तो इसके लिए हम एक ग्राफ को यहाँ पे शो कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। तो ये ग्राफ में आप देख सकते हैं, ग्राफ को ड्रा किया गया बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसमें हमारे पास ये दो कर्व्स हैं, एक तो अपर कर्व है ABC कर्व और दूसरी एक कर्व है DE कर्व। तो ये जो ऊपर वाली कर्व है ABC कर्व, तो इसमें ये जो कर्व है AB पार्ट, AB पोर्शन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट की सॉलिड फेज को, और इसी तरह से इसमें ये जो BC कर्व है BC कर्व हमें बता रही है उसी प्योर सॉल्वेंट के लिक्विड फेज को। और आप देख सकते हैं कि इसका जो ये पॉइंट B है, पॉइंट B पे हमें सॉल्वेंट का सॉलिड फेज और उसके लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम मिलेगा। तो इसी पॉइंट बी से कॉरस्पॉन्डिंग ये जो टेम्परेचर हमें मिलेगा जिसको हम डिनोट करें TF नॉट, तो ये TF नॉट हमें इंडिकेट करेगा फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसी तरह से अब हमारे पास सेकंड कर्व है इसमें DE कर्व। तो इसी तरह से DE कर्व में आप देख सकते हैं जो इसमें DE पोर्शन है, DE पोर्शन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन का जो लिक्विड फेज है, और इसी तरह से AD पोर्शन हमें रिप्रेजेंट करेगा जो सॉल्यूशन का सॉलिड फेज होगा। और इसी तरह से पॉइंट जो D है इसमें, पॉइंट D हमें बता रहा है कि वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिस पे कि सॉल्यूशन के लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम होगा। तो पॉइंट डी से कॉरस्पॉन्डिंग
टेम्परेचर हम देख सकते हैं TF, जो कि हमें बताएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम देख सकते हैं कि TF नॉट जो फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है, जबकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर उससे कम है। तो जितना इन दोनों के फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को बोलेंगे हम डेल्टा TF, विच इज़ नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो गाइस हमें इसी डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को शो करना है कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव को शो करने के लिए हमें सेम ये बताना होगा कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो इसके लिए गाइस हम सबसे पहले एक एक्सप्रेशन ले लेंगे कि जैसा कि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में लिया था, कि जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें बताती है कि जो डेल्टा TF होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, क्योंकि हमने ग्राफ को ड्रा किया हुआ है बिटवीन फ्रीजिंग टेम्परेचर और साथ में चेंज इन वेपर प्रेशर डेल्टा P। तो इसीलिए जो डेल्टा TF और डेल्टा P होगा, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसको हमने रखा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से रोल्स लॉ का जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है चेंज इन वेपर प्रेशर के लिए कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काई B। तो इसको हमने रखा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करेंगे तो डेल्टा P और डेल्टा P गेट कैंसल आउट, तो जिसकी वजह से हमें रिलेशन मिलेगा डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B। तो इक्वेट करने पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगी डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B। इसी तरह से अब प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने पे हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा K, और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर एक्सप्रेस करेंगे कि काई B का फॉर्मूला अप्लाई करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको कि हम डिनोट करें NB से, डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो काई B का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जैसा कि हमने कहा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं दीज आर शोन बाय डाइल्यूट सॉल्यूशंस, और डाइल्यूट वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स काफ़ी कम होते हैं। सो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस Na इज फॉर ग्रेटर देन NB, तो जिसकी वजह से अब हम यहाँ से NB की वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं इस सम से। तो जिसकी वजह से जो ये सम होगा Na प्लस NB, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली Na के ही इक्वल लिख सकते हैं। तो इसीलिए अब जो इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम डेल्टा TF इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K इंटू NB अपॉन Na। हमने NB को यहाँ से निगलेक्ट कर दिया, इसलिए Na प्लस NB को हमने सिर्फ Na के ही इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद ये जो Na है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हम पहले इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला आ जाएगा मोलर मास गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को हम डिनोट करते हैं WA से और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम डिनोट कर रहे हैं MA से। तो Na का फॉर्मूला आ जाएगा WA अपॉन MA, और इसके बाद हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि डेल्टा TF इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K इंटू NB अपॉन WA इंटू MA। इसको जब हम मल्टीप्लाइंग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल आपको मिलेगा MA अपॉन WA। तो अब अगर इसमें ये जो WA मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर केजीज में हो तो ऐसे केस में ये जो रेशियो होगी NB अपॉन WA, इट विल बी इक्वल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको कि हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं फर्दर डेल्टा TF दिस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस NB अपॉन WA इसको हम लिख सकते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल m एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA। देन अब इस एक्सप्रेशन में K ऑलरेडी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है
और उसके बाद Ma। अगर हम कोई भी सॉल्वेंट लेंगे तो उस सॉल्वेंट का जो मोलर मास होगा वो हमेशा हमें कांस्टेंट ही मिलेगा। तो इसी तरह से Ma की वैल्यू भी किसी भी सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होगी और K की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K और साथ में Ma, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे K इंटू Ma तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी, तो जिसको हम डिनोट करेंगे इस KF से। तो KF जो है दैट विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इंटू Ma, जिसको हम बोलते हैं मोलर फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या जिसको बोला जाता है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या जिसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इस तरह से अब इस एक्सप्रेशन में जो K इंटू Ma है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे सीधे KF, मीन्स मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो इसी तरह से अब ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा डेल्टा TF दिस इज इक्वल टू KF इंटू M। तो यहां से हम अब KF को भी फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन करने के लिए अगर हम लें कि हमारे पास सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 मोलर के इक्वल होगी तो ऐसे केस में डेल्टा TF KF के इक्वल आएगा। तो दैट मीन्स जो KF है उसी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बट लेकिन उस सॉल्यूशन के लिए जिस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 मोलर के इक्वल होगी। तो हम डिफाइन करते हैं इसको इस तरह से कि मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट KF इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। तो जब इसमें अब KF की वैल्यू एक कांस्टेंट के इक्वल है तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं इस तरह से कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। सो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी में फर्दर आपको पता ही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की ही इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये इनडायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे और ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो इसी तरह से हम शो कर सकते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द मोलैलिटी, दैट मीन्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। तो इसी तरह से जो डेल्टा TF होगा ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो गाइस इस एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं इसके कॉलिगेटिव नेचर को। तो इसको रिपीट करने के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से कि जैसा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें बताया गया है कि डेल्टा TF जो है वो डेल्टा P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है तो उससे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 रखा और राउल्ट्स लॉ से हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B, तो इसको हमने रखा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को इक्वेट करने पे डेल्टा P कैंसल आउट हो जाएगा जिससे कि आपको मिलेगा डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें मिलेगा जिसको हमने डिनोट किया है K से। उसके बाद काई B का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया विच इज NB अपॉन Na प्लस NB, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन शो करते हैं जिसकी वजह से उसमें Na की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी और NB की वैल्यू काफ़ी कम होगी। तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन से इस NB को निगलेक्ट कर देंगे। तो निगलेक्ट करने पे आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन में सिर्फ K इंटू NB अपॉन Na ही मिलेगा। उसके बाद हम सिर्फ Na का फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे विच इज़ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स WA अपॉन Ma, और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे मल्टीप्लाइंग की फॉर्म में लिखा तो ये आ जाएगा Ma और NB अपॉन WA। तो NB अपॉन WA ये हमें देता है एक्सप्रेशन ऑफ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो इस NB अपॉन WA की जगह पे हम लिखेंगे स्मॉल m मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और उसके बाद K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे Ma से तो हमें एक न्यू कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम डिनोट करेंगे KF से, जिसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो इस तरह से डेल्टा TF जो होगा वो M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें मिलेगा। तो डेल्टा TF जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सो दैट मीन्स इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
देन इसके बाद फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे केएफ के यूनिट्स को। तो यूनिट्स को फाइंड करने के लिए सेम वही एक्सप्रेशन दोबारा से हम लेंगे कि डेल्टा टी एफ दिस इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो के एफ जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन एम, और उसके बाद डेल्टा टी एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट के यूनिट्स आपको लेने हैं, टेम्परेचर के यूनिट्स, तो वो आ जाएगा हमारे पास केल्विन, और एम मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, तो मोलैलिटी के यूनिट्स मोलल ही आ जाएंगे, स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं, तो यूनिट्स आ जाएंगे केल्विन पर मोलल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल में। तो ये आ जाएंगे हमारे पास यूनिट्स ऑफ के एफ। उसके बाद अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो उसके लिए फर्दर हमने लिया एक्सप्रेशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और फिर मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन एम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू इस m की जगह पे एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको ग्राम्स में गिवन होगा तो आपने 1000 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करेंगे। देन उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो एन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स एम बी। देन फर्दर सिंप्लीफाई करने पे एम बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी, और ये एम बी डिनोमिनेटर में, तो ये एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई से डेल्टा टी एफ और एम बी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको एम बी के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा विच इज के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो फर्दर अगर हम रिपीट करें मोलर मास कैलकुलेशन, तो उसके लिए आपको यही एक्सप्रेशन लेना होगा पहले, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। उसके बाद हमें एम का फॉर्मूला अप्लाई करना है मोलैलिटी के लिए, तो एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। हमने कहा 1000 से मल्टीप्लाई तभी होगी अगर ये डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू आपको ग्राम्स में गिवन है। उसके बाद एन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी, और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एम बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई से एम बी यहाँ पे और डेल्टा टी एफ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो आपको एम बी के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा विच इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, के एफ मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये था मोलर मास कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये थी गाइस थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।